डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेटिस कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा अलैंगिक जनन कहते किसे हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने आपको बता दिया कि जनन क्या है, जनन कहते किसे हैं, जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि कुछ जीवों के बारे में बताया है जिसका जीवन काल कितना है। ठीक, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वो लोग भी अपना वॉच करें और नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको आगे चल के 12वीं के क्लास में प्रॉब्लम ना हो सके। और आप लोग अभी से अगर क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे तो गर्मी तक के समय तक हम आधा से ज्यादा पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमको कुछ लीड मिल जाए, मतलब कि ज़्यादा तैयारी मिल जाए, ताकि हमें स्कूल में प्रॉब्लम ना हो सके। और हम जो बताएंगे आपको नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ताकि आप इस कंटेंट को लिखेंगे और अच्छे से अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। इसमें कोई जीव अपने समान संतति का निर्माण करता है, संतति का निर्माण करता है, निर्माण करता है। और यह, इसमें कुछ बातें हैं आपको बता देते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि अलैंगिक जनन क्या है। कोई जीव अपने समान संतति का निर्माण करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और पहला इसमें कंडीशन है कि यह एकल एक कोशिकीय एकल एक कोशिकीय जीव में होता है, जीव में होता है, एकल एक कोश की जीव में होता है। एकल एक कोश की जीव जैसे आपका हो गया मोनेरा, मोनेरा हो गया, वह दूसरा आपका प्रोटिस्टा, इनमें अलैंगिक जनन होती है। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका, सेकेंड पॉइंट में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में नहीं होता है, उच्च श्रेणी के जीवों में नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन है वह उच्च श्रेणी के जीवों में यह अलैंगिक जनन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ एकल एक कोश की जीवों में होता है। आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के, अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। जो अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं वो निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। निम्न श्रेणी के जीव जैसे हो गया आपका शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इन सभी जीवों में
अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं। मतलब कि पहला पॉइंट ये है कि यह एकल एक कोश की जीवों में होता है, जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये अलैंगिक जनन क्रियाएं होती हैं। अलैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में नहीं होता, जैसे गाय भैंस हो गया, कुत्ता बिल्ली, इन सब में अलैंगिक जनन क्रिया नहीं होती है। और अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे शैवाल हो गया, आपका जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सभी में यह क्रियाएं होती हैं। अब चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार में पहला प्रकार है आपका विखंडन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजन। दूसरा है आपका बडिंग, मुकुलन। तीसरा है स्पोरोलाइजेशन, बीजाणु जनन। चौथा है आपका पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। पांचवा है आपका फ्रेगमेंटेशन, जिसको खंडी भवन कहा जाता है। इन सभी पांचों के बारे में, ये जो हेडिंग्स हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे इसमें। अब आता है, सबसे पहले हम आपका पहला बता देते हैं विखंडन क्या है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। इसको आप बना लीजिएगा। अभी एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करते हुए चल रहे हैं। मिटा दिए इसको। आपका पहला है विखंडन। विखंडन का देखिए अर्थ पहले समझते हैं। विखंडन या फिजन से मतलब ही समझ में आ जा रहा है हमें। फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, बंटना, टूटना। तो विखंडन का अर्थ होता है, विखंडन का अर्थ होता है टूटना, टूटना। अर्थात कोई जनक कोशिका, दो या दो से अधिक भागों में टूटकर अपने समान संतति का निर्माण करता है, अपने समान संतति का निर्माण करता है। इसमें क्या है कि विखंडन का अर्थ होता है टूटना। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि कोई जनक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूटकर अपने समान संतति का निर्माण करता है, अपने समान संतति को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन जो है, विखंडन के प्रकार या कह सकते हैं कि यह दो प्रकार का होता है। पहला है आपका, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए नंबर, पहला नंबर द्विविखंडन। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम बाइनरी फिजन। अब इसमें हम इसका डिफिनेशन बता देते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब टू और फिजन मतलब टूटना। इसमें कोई एकल कोशिकीय जीव का शरीर दो भागों में बटकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं, द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन
कहलाता है, कहलाता है। इसमें जो कोई एकल कोश की जीव होगा, कोई एक कोश की जीव रहेगा और उनका शरीर जो होता है दो बराबर भागों में बट जाता है, और जो दो बराबर भागों में बटता है वही दो समान तरह के जीवों का निर्माण हो जाता है, वही आपका द्विविखंडन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल हम ऊपर बता देते हैं। इसके उदाहरण में अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। अमीबा जो है अनुकूल परिस्थितियों में अपने शरीर को बांटता है। जैसे ये अमीबा हो गया आपका, इसका ये केंद्रक हो गया, इनका कोशिका डिवाइड होगा। जब इनकी कोशिकाएं धीरे धीरे बटेंगी, बटना यह प्रारंभ कर देती है और इनका केंद्रक भी बटना शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे अपने कोशिका को बांटना शुरू कर देती है, और इनका केंद्रक भी क्या होता है, धीरे धीरे बटना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये इनकी केंद्रक डिवाइड होकर दो नए तरह के अमीबा का निर्माण कर लेती है, दो नए तरह के अमीबा का निर्माण कर लेती है। और अमीबा का जो डिवाइडेशन होता है वह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, और ये आपका दो तरह के धीरे धीरे ये भागों में बंटकर दो नए तरह के जीवों का निर्माण कर लेता है, और यही आपका क्या कहलाता है, द्विविखंडन। और चलिए हम इसको तब तक मिटाते हैं और आगे हम अगला बताते हैं कि इसके दूसरा प्रकार मल्टीफिजन, जिसको बहुविखंडन कहा जाता है, उसको हम आगे बताते हैं इसको मिटाकर। दूसरा नंबर, बी नंबर, बहुविखंडन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में होता क्या है, इसमें कोई एक कोश की जीव, इसमें कोई जीव या किसी जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, विभाजित होता है, और जितने भागों में विभाजित होगा, विभाजित होगा उतना नए जीव बनाता है, बहुविखंडन कहलाता है। इसमें क्या होगा, इसमें किसी जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होगा, बटेगा, और जितने बराबर भागों में वो विभक्त होगा उतना नया जीव बना लेता है, उसी को बहुविखंडन कहते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया आपका, उदाहरण अमीबा हो गया,
अमीबा हो गया आपका, प्लाज्मोडियम हो गया, सॉरी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अमीबा सर उसमें भी था और इसमें भी है। अमीबा दोनों में करता है आपका, उसमें द्विविखंडन करता है, इसमें बहुविखंडन। अमीबा उसमें अनुकूल परिस्थितियों में था, इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा जो है आपका प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें विभाजन क्रिया करेगा। कैसे विभाजन क्रिया करेगा? ये आपका अमीबा हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे सीलियाँ निकली होती हैं, बहुत सारे सीलियाँ निकली होती हैं, और ये अपने शत्रु से बचने के लिए, जब इसके ऊपर कोई शत्रु इसका क्या करता है, आक्रमण करता है या मारने का कोशिश करता है, तो ये अपने सीलिया को एक तरह से ऐसे छिपा लेते हैं, और सिकोड़ने के बाद, और ये तब तक ऐसे सिकोड़े रहते हैं जब तक इसको आभास होता रहता है कि इसका शत्रु इसके पास है। ये अपने सीलिया को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, और लेकिन इसके अंदर स्पोर जो होते हैं, जो इसके अंदर क्या विभाजन क्रिया होती है, वो लगातार अंदर ही अंदर होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि अमीबा में यह विभाजन क्रिया लगातार होती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये विस्फोट कर जाते हैं या फट जाते हैं। फटने के बाद इसमें से ढेर सारे अमीबा क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। और ये जब बहुत सारे बाहर निकलेंगे, जितने बराबर भागों में ये बाहर निकलेंगे, उतना नया नया अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। ये जितना निकलेंगे सभी अमीबा का निर्माण कर लेते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, बहुविखंडन अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। अब हम आगे समझेंगे कि अगला मुकुलन क्या है। मुकुलन कहते हैं किसे हैं, इसको हम मिटा देते हैं तब तक। मुकुलन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बडिंग। इसमें क्या होगा कि किसी जीव के शरीर के ऊपर एक उभार जैसी संरचना बाहर निकल आती है। उभार का मतलब मुकुल, जिसको बड कहा जाता है। वही बड धीरे धीरे विकसित होकर एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी को बडिंग या मुकुलन कहते हैं। इसमें जीव के शरीर पर ऊर्ध्व बाहर निकलता है। कहने का मतलब ऊर्ध्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं आउटग्रोथ। अब इसमें क्या होगा कि किसी जीव के शरीर पर ऊर्ध्व निकल आता है, और वही ऊर्ध्व मुकुल कहलाता है, वही ऊर्ध्व मुकुल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बड कहलाता है। और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इसमें या ऐसे आप लिख लीजिए, या अपने तरीके से ऐसे बना के लिख लीजिए कि जब किसी जीव के शरीर के ऊपर किसी उभार जैसी संरचना बाहर निकल आती है, और वही उभार जैसी संरचना एक नए जीव के रूप में क्या होती है, विकसित हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि अपने जनक से, अपने मातृ कोशिका से अलग होकर एक नए जीव के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, वही आपका मुकुलन कहलाता है। मुकुलन यह दो तरह से होता है। मुकुलन दो प्रकार से होता है, पहला आपका हो गया बाह्य मुकुलन,
बाह्य मुकुलन में क्या होगा, इसमें जीव के शरीर के बाहर, जीव के शरीर के बाहर क्रिया होती है। कहने का मतलब इसमें जो बाह्य मुकुलन होता है, शरीर के बाहर मुकुल उभार जैसी संरचना बाहर निकलती है। जैसे आपका उदाहरण में हो गया, उदाहरण इष्ट हो गया और हाइड्रा हो गया। इसमें शरीर के बाहर वृद्धि क्रिया होती है। जैसे आपका यहाँ पे फिगर हम बता देते हैं, इष्ट या हाइड्रा का, इष्ट का ही ले लेते हैं। ये हो गया आपका जीव। इसमें आगे चल के विभाजन क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये उभार जैसी संरचनाएं बाहर निकल आई। ये समान तरह की अपने संतति के समान ही होगी। एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों विभाजित होकर अपने संतति से अलग हो जाती हैं, अपने संतति से अलग होकर नए नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यही आपका हो गया बाह्य मुकुलन। अब अगला है आपका दूसरा, आंतरिक मुकुलन। आंतरिक, इसको इंटरनल बडिंग कहा जाता है, इसको एक्सटर्नल बडिंग कहा जाता है। इंटरनल मुकुलन, बडिंग, यह क्रिया शरीर के अंदर होती है। यह क्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है। यह जो क्रिया होती है जीव के शरीर के अंदर होती है। जैसे हो गया आपका आंतरिक मुकुलन का एग्जाम्पल, उदाहरण स्पांजिला है। यह आंतरिक मुकुलन, इसमें आंतरिक मुकुलन होता है। अगली हेडिंग है आपका तीसरा नंबर, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्पोरुलाइजेशन। बीजाणु जनन जो होता है, यह एक कोश की जीवों में होता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु कामा अगुणित जननकाय जीवों में होता है। जननकाय, यह एक कोश की जीवाणु अगुणित जननकाय होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण में क्लेमाइडोमोनास,
मोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, आदि। यह एक कोश की जीवाणु अगुणित जननकाय होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां इनके निर्माण में सहायक होती हैं। नए जीव को तो बनाने के लिए इनकी अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जीव के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब जीव के निर्माण के समय यह प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं और जब नए नए जीव बनते हैं तो अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं। इनका निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में हो जाता है। जैसे आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, ये सभी बीजाणु जनन के एग्जाम्पल्स हैं। अब चलिए अब अगला हेडिंग देखते हैं, पुनरुद्भवन। इसको मिटा देते हैं तब आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं अगली हेडिंग आपका चौथा नंबर, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसको इंग्लिश में बोला जाता है रीजेनरेशन। सॉरी, फिर से बता देते हैं आपको मीनिंग। रीजेनरेशन इसमें होता क्या है कि किसी जीव के शरीर को काटकर किसी जीव के किसी भाग को काटकर नया जीव या नए जीव का बनना पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण के लिए हाइड्रा, दूसरा आपका हो गया प्लेनेरिया आदि। या तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भाग को काटकर नए जीव को बनाना पुनरुद्भवन कहलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर जीव को अनेक भागों में काटा जाए और सभी भाग पूर्ण नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये भी आपका पुनरुद्भवन क्रिया ही है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लेनेरिया का। ये आपका हो गया प्लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम इसको इस प्लेनेरिया को अगर 3 बराबर भागों में हम काटते हैं, 1 2 3, ये हम 3 बराबर भागों में इसको हम काट देते हैं। इसको हम 3 बराबर भागों में काट दिए और यही तीनों आगे चलकर 3 नए तरह के प्लेनेरिया का निर्माण कर लेते हैं। 3 नए तरह के प्लेनेरिया का निर्माण कर लेते हैं। 3 नए तरह के प्लेनेरिया का
निर्माण हो जाता है। 3 नए नए तरह के प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। यही आपका पुनरुद्भवन ही है। इसको अगर हम जितने बराबर भागों में काटें और जितने बराबर भागों में काटा जाए उतना नया नया पूर्ण नए नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, और वही नया नया जीव क्या कहलाता है? आपका पुनरुद्भवन कहलाता है। या पुनरुद्भवन का होना पुनर्निर्मित होना। अगर किसी भी जीव को जितने बराबर भागों में काटा जाए और जितने बराबर भागों में काटा जाएगा उतना नया नया जीव पूर्ण रूप से उतने नए जीव का निर्माण हो जाता है, और उतने ही नए जीवों का बनना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे आपका हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। अब चलिए देखते हैं लास्ट हेडिंग, खंडी भवन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अगला टॉपिक। पहले हम देख लेते हैं अगला हेडिंग, खंडी भवन। खंडी भवन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, TATION, फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें किसी जनक पादप का शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। खंडी भवन कहलाता है। खंडी भवन कहलाता है। भवन कहलाता है। इसमें क्या होगा? किसी जनक पादप का शरीर अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है, वही आपका खंडी भवन कहलाता है। इसमें जैसे सेम तरह से पुनरुद्भवन जैसी क्रियाएं होती हैं, इसमें भी वही पुनरुद्भवन की ही क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसमें वो जीवों में होता है, ये पादपों में होता है। जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल में आपका जैसे उदाहरण मार्केशिया हो गया, मार्केशिया का हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स आदि में। जैसे ये हो गया मार्केशिया का पौधा, इसका आकार जो होता है भी आकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यह भी आकार आगे चल के ये बट जाते हैं। ये क्या होंगे? आगे चल के बट जाएंगे, एक नए मार्केशिया के पौधा के रूप में क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। ये ऐसे बट जाएंगे, बटने के बाद एक नए मार्केशिया के पौधे के रूप में क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। मतलब कि खंडी भवन किसी जनक पादप का शरीर अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? खंडी भवन। जैसे हो गया मार्केशिया, यूलोथ्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनका भी 12वीं का तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तब तक के लिए बाय। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।